हेलो दोस्तों, मैं हूं सताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यहां पर हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट है जहां पर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें से आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को राइट किया है। फ्रेंड्स, यदि आप 25 में से 20 भी मार्क्स लेकर आ गए हो तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक के निर्गत किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, मतलब किस शासक ने ये मध्ययुगीन भारत में रुपया नामक सिक्का चलाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शेरशाह? दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको 1 से 2 सेकंड का समय देंगे जिसमें आपको अपना उत्तर को छांटना है। उसके बाद हम इसका आंसर आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 शेरशाह। शेरशाह का राइट आंसर होगा। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का शेरशाह ने निर्गत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार थे उतबी। कौन थे फ्रेंड्स? उतबी था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिरदौसी की बात कर ले। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? बताइए दोस्तों, प्राचीन पतन पुहार। दोस्तों, जो पुहार है यह एक बंदरगाह है। तो आपको बताना है जो पुहार बंदरगाह है वो किस नदी के तट पर है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कावेरी नदी के तट पर है पुहार बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, महावीर स्वामी जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये वैशाली के कुंडग्राम में जातक कुल के तथा विज संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर पर हुआ था। और कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 540 ईस्वी पूर्व। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। क्या था फ्रेंड्स? त्रिशला इनकी माता का नाम था, जो कि लच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था फ्रेंड्स? यशोदा था इनकी पत्नी का नाम। दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या नाम था? यशोदा। और दोस्तों, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने ग्रह को त्याग दिया था। ये भी आपको बताना चाहिए किस वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया था। दोस्तों, 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फ्रेंड्स, 72 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, जो कि 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा संगन कल्लू। इसका राइट आंसर होगा। क्या है फ्रेंड्स? संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वह अधिनियम था जब भारत में चुनाव का तत्व प्रारंभ हुआ, इलेक्शन प्रारंभ हुए? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कब हुई थी फ्रेंड्स? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, जहाँ पर संवैधानिक सुधार की मांग भी की गई थी। कब की गई थी? कांग्रेस के अधिवेशन में ही संवैधानिक सुधार की मांग की गई थी। और दोस्तों, ब्रिटेन संसद ने 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया था। जो ये वाला अधिनियम है ये 1892 में पारित हुआ था। और फ्रेंड्स, इसमें निर्वाचन शब्द के स्थान पर मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया था इस अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर तो स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य बताइए। दोस्तों, यदि क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए जो भी हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो आपको समय से मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नमक कानून को निरस्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य यही था। नमक सत्याग्रह तभी इसीलिए ही स्टार्ट किया गया था। दोस्तों गांधी जी के द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह एकमात्र ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करने के लिए यह सत्याग्रह लगाया गया था। दोस्तों गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930, यह डेट आपको याद रखनी है, कब से, 12 मार्च 1930 से। तो फ्रेंड्स ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैदल यात्रा की थी और जो कि 240 किलोमीटर चले थे। कब, कितने, 240 किलोमीटर चल के इन्होंने 6 अप्रैल, देखिए फ्रेंड्स 12 मार्च से स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल में पहुंचे थे। 6 अप्रैल में डांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। यहाँ से गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की भी स्टार्टिंग की थी। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन होम रूल सोसाइटी, दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की गई थी और 1905 में यह लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इस होम रूलिंग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने की थी, तो यह श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। और दोस्तों इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कि है इंडिया हाउस। क्या है फ्रेंड्स? इंडिया हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों इसी समय पर एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया था जिसका नाम है सोशियोलॉजिस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? कलकत्ता, बेलग्राम, कराची या फिर बनारस? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बनारस। क्या है फ्रेंड्स? बनारस का राइट आंसर होगा। दोस्तों बनारस में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था और इस समय जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? बताइए कौन सा शासक था फ्रेंड्स वो? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी या फिर लॉर्ड डलहौजी भी बोलते हैं जिनको। इसका शासनकाल जो था वो 1848 से लेके 1856 तक था। कब था फ्रेंड्स? 1848 से लेके 1856 तक इसका शासनकाल रहा है। दोस्तों इसमें क्या होता था, इसने हड़प नीति को अपनाया था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि हड़प नीति को किसने अपनाया था, तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। दोस्तों इसी के समय पे भारत में रेल की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही। फ्रेंड्स इसने क्या किया था, इसने हड़प नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत भारतीय राजाओं को पुत्र न होने पर उनके जो गोद लिए हुए पुत्र होते थे उनको यह अधिकार नहीं होता था कि वह उत्तराधिकारी बन सके, इसीलिए उनका क्या कर दिया जाता था, उन राज्यों का विलय कर दिया जाता था। तो ये थी इसकी हड़प नीति। यही हड़प नीति इसने रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर भी की थी और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की हत्या के बाद यह जो राज्य था उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या फिर हांगू हो? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यांगटीसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। दोस्तों यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी है फ्रेंड्स? नील नदी है। और सेकंड नंबर पर अमेजन नदी आती है। और फ्रेंड्स विश्व की तीसरी नदी कौन सी है, तो विश्व की तीसरी नदी है यांगटीसी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वृद्ध ज्वार आता है, बताइए फ्रेंड्स वृद्ध ज्वार कब आता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृद्ध ज्वार आता है। दोस्तों वृद्ध ज्वार के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो हम ज्वार को जान लेते हैं कि ज्वार क्या होता है। ये जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया को जवाहर कहा जाता है। दोस्तों ज्वार जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। वृद्ध ज्वार जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर बताया है, एक होता है वृद्ध ज्वार
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी यह तीनों एक ही सीध में होंगे तब तो वृहद ज्वार आता है, और एक होता है लघु ज्वार। लघु ज्वार जब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है, लेकिन इसमें अधिकतर जो शक्ति होती है, अधिक प्रभाव जो होता है वो चंद्रमा का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। बताइए फ्रेंड्स कहाँ से होते हैं पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। दोस्तों भूमध्य सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो मध्य पूर्व, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं, मतलब पश्चिमी साइड से वह प्रवेश करेंगे और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा करते हैं। इस विक्षोभ में रबी की फसल को बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, साख पत्र दिया जाता है। बताइए फ्रेंड्स साख पत्र कब दिया जाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा आयातकर्ता द्वारा साख पत्र दिया जाता है। किसके द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा साख पत्र दिया जाता है। दोस्तों साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। बताइए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश उद्योग विकास निगम कहाँ पर है। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा लागू की गई थी रोलिंग प्लान की अवधारणा। दोस्तों आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। दोस्तों यह 1978 में लागू की गई थी। कब की गई थी, 1978 में यह लागू की गई थी। और फ्रेंड्स इसको जो प्रस्तुत करने वाले थे वो थे गुन्नार मिडल। कौन थे फ्रेंड्स, गुन्नार मिडल के द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों इसका अन्य नाम भी है जिसको चल योजना कहा जाता है। क्या कहते हैं, चल योजना भी इसी का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। बताइए दोस्तों किससे संबंधित है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। किससे होता है, वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संसाधन, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्य के वित्त और औजार बजट से जुड़े मामले देखता है। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो यह 29 अक्टूबर को 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान समय में जो वित्त मंत्री है वो कौन है, निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स राज्यसभा में भी लाया जा सकता है या लोकसभा में भी लाया जा सकता है या फिर केवल राज्यसभा में या फिर केवल लोकसभा में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा, मतलब इन दोनों में से एक में किसी भी सभा में संविधान के संशोधन के विधेयक लाए जा सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत के द्वारा ही लाया गया है और फ्रेंड्स यह संविधान प्रक्रिया में इसका वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नागरिकता का निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी सही है। बताइए फ्रेंड्स इनमें से आपको 4 विशेषता दी गई है, जो सही है वो बतानी है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता या फिर भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, इसका राइट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता के बारे में क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति। दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, प्रांतीय पूछा है। दोस्तों प्रांतीय के जो थे वो ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार पटेल।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स यदि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात कर ले तो फ्रेंड्स ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी? प्रारूप समिति के, ये भी आपको बताना चाहिए। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह कौन कौन से के अध्यक्ष थे? यह राज्यों के लिए समझौता समिति के अध्यक्ष भी थे। और फ्रेंड्स यह संघ समिति और संघीय समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। दोस्तों बताइए क्या होता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, वायुमंडल दाब से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान का नाम दिया। बताइए फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का नाम किसने दिया? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लेमार्क ने। जीव विज्ञान का नाम लेमार्क ने दिया। इसके अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को। डार्विन ने, और फ्रेंड्स डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और दोस्तों लिनियस के द्वारा क्या किया गया था? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। और फ्रेंड्स इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा सेलुलोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज होता है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। दोस्तों यह एक प्रोटीन होता है और इसका सूत्र है C6H10O5 का होल ट्वाइस N। ये इसका सूत्र है C6H10O5 का होल ट्वाइस N। यह सेलुलोज का सूत्र है। दोस्तों ये सेलुलोज जो होता है वो एक प्राकृतिक बहुलक भी होता है। यह वनस्पति की कोशिका भित्ति में मुख्य पाया जाता है। कपास और लकड़ी सेलुलोज की ही बनी होती है। कपास लगभग शुद्ध सेलुलोज का बना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित होती है सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सेल अर्थात इसको सौर ऊर्जा सेल भी कहा जाता है, इस सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। और फ्रेंड्स सोलर सेल का जो निर्माण किया गया था वो 1954 में किया गया था। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन आज यहीं तक की थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।